बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था, जो अपन कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, कि कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य आते हैं। इसके बाद में दूसरा जो सरकार का महत्वपूर्ण, या अपन ये कह सकते हैं कि शासन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, वो है आपका व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के तहत अपन संसद को कह सकते हैं। एक ही बात होती है कि व्यवस्थापिका का कार्य विधि निर्माण का होता है और इसे संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयकों को कानून के रूप में निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत यह निर्धारित है कि भारतीय शासन में संघीय व्यवस्था होने के कारण संघीय संसद का जो इसे नाम दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि संघीय संसद संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें संसद के दोनों सदन एवं राष्ट्रपति निहित होंगे। बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि संसद किसे कहते हैं। तो संसद के तहत भारतीय शासन व्यवस्था में संसद के दो सदन या तीसरे सदन के रूप में राष्ट्रपति को लिया गया है, और अपन कह सकते हैं कि लोकसभा, जिसे अपन निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, इसके साथ राष्ट्रपति को मिलाकर अपन संसद की चर्चा कर सकते हैं। विशेष तौर से देखिए कि संसद एक प्रकार से संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करती है। अधिकांशतः राज्यों में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है कि या तो वहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, या वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। संसदीय सर्वोच्चता को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए, या अपन ये कह सकते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में अपनाया गया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अमेरिका की संविधान में अपनाया गया है। भारत में दोनों का समायोजन करने के साथ साथ में संसदीय सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता को भी अपनाया गया है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है। तो विशेष तौर से ये माना जाता है कि संसदीय सर्वोच्चता वह होती है जिसमें संसद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी संस्था के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत वह होता है जिसमें संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि बनाए गए कानून उचित हैं अथवा नहीं, और उसे जब मान्यता प्रदान कर दी जाती है तब उन्हें लागू किया जाता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से किसी कानून को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था के तहत इन दोनों सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को तो महत्व दिया है, लेकिन साथ साथ में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को देकर संसद की सर्वोच्चता को सीमित कर दिया गया है। सामान्यतः अपन ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत में संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है कि इसमें सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक प्रकृति को कठोर और सरल दोनों रूप प्रदान किए गए। कठोर और सरल से तात्पर्य ये होता है कि कुछ संविधान संशोधन के प्रस्ताव तो ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो पूर्ण रूप से संसद साधारण बहुमत से उसे पास कर देती है, लेकिन कुछ संविधान के संशोधन ऐसे हों कि अकेली संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती और राज्यों के विधानमंडलों को साथ लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपन ये मानते हैं कि जहाँ पर कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर संसद के द्वारा जो भी संशोधन के प्रस्ताव पारित करने होते हैं राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति अति आवश्यक है, अतः यहाँ पर संसद संप्रभु हो ही नहीं सकती। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास में नहीं है। जैसे अपन ये मानते हैं कि 1973 में एक लीडिंग केस हुआ करता था जिसे केशवानंद भारती एवं भारत संघ का नाम दिया गया था। इसके तहत यह संशोधन की प्रक्रिया में इस प्रकार से किया कि संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन करने के लिए संसद स्वतंत्र है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह न्यायपालिका के द्वारा दिया गया निर्णय था। तो यह सामान्यतः आप ये भी कह सकते हैं कि संसद यहाँ पर भी पूर्ण रूप से संप्रभु शक्ति नहीं रखती। तो इसके बाद देखिए कि यहाँ की संघात्मक व्यवस्था।
संघात्मक व्यवस्था के तहत यह निर्धारित है कि यहाँ पर केंद्र की शक्तियों का राज्यों में विभाजन कर दिया गया है और राज्य और केंद्र अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित हैं। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां निर्धारित की गई थी जब मैंने आपको ये बताया था केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध किस प्रकार के होते हैं। तो संसद केवल उन विधेयकों पर कानून निर्माण करती है जो संघ सूची के विषय हैं, जिसमें मैंने आपको 97 विषय बताए, जबकि राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं और केंद्रीय संसद या संघीय संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। हालांकि एक तीसरी सूची भी होती है जिसका मैंने नाम आपको बताया था कि समवर्ती सूची, कि समवर्ती सूची में भी यह अधिकार प्राप्त था कि चाहे तो वह संसद उस पर कानून बना सकती है और अगर आवश्यकता पड़ती हो तो राज्य सरकारें भी उस पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। तो यहाँ पर भी अपन ये कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए जो संघीय संसद का निर्माण किया गया है वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर भी इसकी संप्रभु शक्ति को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि केवल संघीय विषयों पर वह कानून बना सकती है और राज्य सूची के विषयों पर नहीं बना सकती। इसके अलावा देखिए कि मूल अधिकार व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जो उसके विकास के लिए सहायक होते हैं और मूल अधिकारों पर हालांकि कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन संसद किसी भी ऐसे प्रकार के कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता जो संसद की मर्यादाओं को पार करता हो या व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता हो। और इसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता और अवैधता की जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अर्थात यदि संसद के द्वारा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है जो व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध हैं, व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करते हों, केंद्र की शक्ति को बढ़ाते हो, ऐसे कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है और किसी प्रकार से उसे प्रभावी रूप से नहीं माना जा सकता। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिसके आधार पर अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। इसके बाद देखिए कि विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि संसद का गठन कैसे हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन में 3 महत्वपूर्ण चीज थी: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आपको यह निर्धारित करना है कि सबसे पहले देखिए कि लोकसभा, जिसे अपन निम्न सदन कहते हैं, इसका गठन कैसे होता है। लोकसभा एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला वह सदन है जिसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन विशेष तौर से ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका गठन किस प्रकार से किया जाता है, इनके सदस्य कितने होते हैं, किस आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इनके सदस्यों की संख्या के बारे में यदि आप बात करें तो सबसे पहले 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन दमन, दीव इत्यादि राज्यों को जब एक्स्ट्रा भारत संघ में जोड़ा गया था तो उनको सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर और अधिक कर दिया गया, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। वैसे वर्तमान में देखा जाता है तो इनके सदस्यों की संख्या 545 है, जबकि अधिकतम संख्या इनकी 552 हो सकती है। और ये निर्धारित किया गया है कि उसका निर्धारण कैसे होगा। 530 सदस्य तो राज्यों से निर्धारित किए गए कि इतने सदस्य तो राज्यों से निर्धारित हैं। इसके अलावा 20 सदस्य अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश या सीधे केंद्र के अधीन आने वाले राज्यों पर से निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अलावा अपन ये मानते हैं कि यानी कि 530 और 20 550 अर्थात 552 अधिकतम हो सकते हैं। तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का अधिकार होता है। इस प्रकार से 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो उन सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से लिए गए हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। इसके अलावा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545। अब देखिए इनका निर्वाचन कैसे होता है। केवल 2 सदस्यों को छोड़कर, जिसे अपन एंग्लो इंडियन कहते हैं, इनको छोड़कर बाकी के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब देखिए कि निर्वाचन कितने समय के लिए जाता है। इनका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, अर्थात इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद देखिए कि इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से तो किया जाता है, लेकिन इसके लिए योग्यताएं क्या निर्धारित कर रखी है।
और उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं, जैसे कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो, वह किसी लाभकारी पद पर नहीं हो। अन्य कुछ विशेषताओं में इस प्रकार से दे रखे कि इस प्रकार की यदि कोई व्यक्ति योग्यताएं रखता है तो वह लोकसभा सदस्य बनने का पूर्ण रूप से यानी अधिकार रखता है। इसके अलावा देखिए, एक विशेष महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी माना जाता है कि इनको विकास कार्यों के लिए कितना पैसा दिया जाता है, और इसके अलावा देखिए कि उनको और कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो सामान्यतः अपन मानते हैं कि वेतन के रूप में या उनको अधिकतम विकास कार्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत 5 करोड़ प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए दिया जाता है, जो बहुत बड़ी राशि होती है, और उसका उपयोग बहस पे विवेक के आधार पर या लोक कल्याणकारी निर्माण कार्यों के लिए या लोक कल्याणकारी संस्थाओं का निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसके अलावा देखिए कि इनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह ये होता है कि अपने मानते हैं कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसका यह भी एक कारण है कि लोकसभा के सदस्य अपने बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष, जिससे अपन स्पीकर कहते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष जो स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है, उसका निर्धारण भी लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि लोकसभा किन किन रूपों में कार्य करती है या लोकसभा के कौन कौन से कार्य हैं, इसका भी निर्धारण यह है कि पहली बात तो यह है कि लोकसभा की कुछ शक्ति एवं कार्य है। लोकसभा की शक्ति एवं कार्य, इनकी शक्तियों को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है विधायी शक्ति, अर्थात विधेयकों के रूप में इनके पास में कौन कौन सी शक्ति है, और दूसरा है इसकी कार्यपाल का संबंधी शक्ति, और तीसरा है न्यायिक शक्ति। विधायी शक्ति के तहत अपन फिर 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते हैं, जैसे कि एक तो होती है साधारण विधेयकों का निर्माण, दूसरा होता है वित्त विधेयकों का निर्माण, और तीसरा होता है संविधान संशोधन के प्रस्ताव। सामान्य अपन यह कह सकते हैं कि विधायी शक्ति के तहत यह अधिकार होता है कि वह साधारण विधेयकों का निर्माण लोक सदन के साथ राज्यसभा को भी लिया जाता है, और अर्थात अपन ये कह सकते हैं सामान्य रूप से कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर साधारण विधेयकों का निर्माण करती है। दूसरी तरफ वित्त विधेयकों का निर्माण, लोकसभा का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह वित्त विधेयकों का भी निर्माण करती है, जो वार्षिक बजट के रूप में निर्धारित किया जाता है, और इसे स्वीकृति मिलने के बाद में इन्हें लागू भी कर दिया जाता है। और इसके बाद है आपके संविधान संशोधन के प्रस्ताव, चाहे साधारण संशोधन के प्रस्ताव हो या विशेष बहुमत वाले संशोधन के प्रस्ताव हो, या विशेष बहुमत के साथ राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति अगर लेनी हो, ऐसे विधेयकों को भी लोक सदन के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके उपरांत देखिए कार्यपाल का संबंध। कार्यपाल का संबंधी शक्तियों में अपन ये कह सकते हैं कि इन्हें कुछ अपनी समितियों के अध्यक्षों को निर्धारित करने के लिए या कुछ व्यक्तियों को बनाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। जैसे अपन मानते हैं कि लोकसभा अब अपने बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का निर्धारण करती है, लोकसभा अपने बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्धारण करती है, लोकसभा अपने बहुमत के आधार पर लोक लेखा समिति का निर्माण करती है, लोकसभा अपने बहुमत के आधार पर प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्धारण करती है। लोक लेखा समिति के साथ साथ ही अपन कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से लोकसभा जो होती है वह विशेष अधिकार रखते हुए समितियों के अध्यक्षों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके बाद देखिए इनकी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों से तात्पर्य होता है कि जिन जिन अधिकारियों को यह नियुक्त करती है उनको तो अपने पद से हटाने का अधिकार तो रखती है, लेकिन साथ साथ में कभी कभी ऐसे निर्णय भी न्यायिक क्षेत्र में लिए जाते हैं जो वास्तविक रूप से इसकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए कि यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा दिया जाता है, पूरी विधानमंडल को या अपने कह सकते हैं पूरी लोक सदन को भंग कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि उच्च पदाधिकारी जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो, ऐसे व्यक्ति यदि संविधान की उल्लंघना करते हैं तो ऐसी स्थिति में चाहे तो उन्हें समय से पूर्व हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को ला सकती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि लोकसभा एक प्रकार से विशेष शक्ति रखती है, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग यह संप्रभुता के रूप में नहीं करती। आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा कि जो संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, उसका गठन क्या है और उसके कार्य क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।